अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर मेरी एक कहानी। शीर्षक है मुखाग्नि और मेरा नाम है नीलम सिन्हा। मैं अब कहानी पढ़ती हूँ। दो सहेलियाँ आज़ाद हिंद फौज में थीं। नेताजी के बाद उन्हें अपने वतन लौटना पड़ा। उनमें एक थी राय बहादुर रमन सिंह की बेटी रत्ना सिंह और एक थी अहमद खान साहब की बेटी सजदा खान। अपने वतन आने पर लखनऊ में सब कुछ खत्म था। रत्ना की हवेली सलामत थी क्योंकि उसके पिता अंग्रेज़ों से अच्छा सरोकार रखते थे, इसलिए राय बहादुर पूर्णतः महफूज थे। अब सजदा का कोई ठिकाना था तो अपने पड़ोसी अंकल यानी रमन सिंह की हवेली, और कोई अपना कहने लायक था तो हमराज दोस्त सर्वे सर्वा एक सहारा रत्ना। राय बहादुर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों को एक समान परवरिश देने लगे। दोनों बीए की छात्रा थीं। बग्घी से आती बग्घी से जाती। धीरे धीरे सजदा भी इनके घर की एक अहम सदस्य बन गई। अंग्रेजों का जमाना दम तोड़ रहा था। इन्हें गिने नवाबों की नवाबी ज़्यादा दिन न सही पर बरकरार थी। पर वक्त कितनी जल्दी बीतता है। हम आज़ाद हुए, आज़ादी की उम्र भी होने लगी, साथ ही औरों के भी उम्र बढ़ने लगी। ऐसे में अब 1970 का साल है। वो दोनों सहेलियां, वो घर कब का ख़त्म हो गया, कैसे हुआ, कुछ पता भी न चल पाया। और आज रत्ना सिंह अपने पति के शव के पास सफ़ेद साड़ी में बैठी है। उम्र यही कोई 52 के लगभग। सामने एक तार खुला पड़ा है। वह अपने पति के मातहतों से मुखातिब होती है। ठीक है, जो मेहमान हैं उन्हें कमरे में ठहरा दो और सारी व्यवस्था अच्छे से कर दो। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। आखिर अंत्येष्टि की तारीख तो आज थी, इसमें विलंब क्यों? सब गमज़दा थे ही। कुछ गए मालिक के सब के पास ऊँघते से बैठे रहे। रत्ना सिंह भी पति के शव के पास बिना झपकी लिए बार बार अगरबत्तियों को बुझने से पूर्व जलाती रही। उसके भीतर भी एक आग सी सुलग रही थी। वे बार बार अपने पति के चेहरे को देखती। उसके पति कितने सुदर्शन थे, कितने प्रतिभावान, कितने बड़े आदमी, पर घमंड जरा भी नहीं। उन्हें याद आने लगी कॉलेज के ज़माने की कुछ बातें। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर पिताजी ने शादी तय की थी। अभी उम्र भी क्या थी, मात्र 56 वर्ष। लोग कितनी कितनी उम्र जीते हैं, पर यह हार्ट अटैक, और उनकी आंखें भीग गई। 3 दिन से बरसते बरसते थके हुए बादलों की तरह वह चुप और मौन प्रतीक्षारत हैं कि इस तार में जो लिखा है वह क्या है, क्यों है। क्या अंतिम दर्शन के लिए? यदि हाँ, तो यह क्यों लिखा गया है कोई मुखाग्नि नहीं दे। इन्हीं प्रश्नों से घिरी वह सोचती रही, शायद नहीं सच। इन्हीं बातों के लिए हिंदू धर्म में
लोग एक पुत्र की कामना करते हैं, पर क्या पुत्रवती होना अपने वश में है? अपने निसंतान होने का दुख रत्ना को कभी नहीं हुआ। दोनों पति पत्नी कई वर्ष इंग्लैंड में रहे। अच्छी प्यारी सी जिंदगी पति के साथ वहाँ बिताया है उन्होंने। हालांकि उन्हें पता था कि उनके पति भी एक खलीस रखते हैं, पर उनके पति एक फरमावदार बेटे थे। पिता की बात से कभी नहीं हटे। पिता की बात पत्थर की लकीर मानते थे। पिता से ही संतान है, पिता नहीं तो हम कहाँ। जीवन सांस देने वाला एकमात्र पिता, और उन्हीं पत्थर की लकीर बनी सीढ़ी पर चढ़कर रत्ना उनसे जुड़ी थी, वरना उन्हें तो दिन का 10 बजा और एक गाड़ी आकर रत्ना की हवेली रत्नेश भवन में आकर रुकी। सफ़ेद गाड़ी में से सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने जिसने जमीन पर रखे कदम देखने वाले के प्राण अटक गए। यह कौन, क्या, कोई, क्यों का प्रश्नोत्तर सा उपस्थित हुआ एक साथ। 3 दिनों से क्यों के साक्षात उत्तर रत्ना के पति युवावस्था में सामने खड़े थे। युवक ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, अपने आँखों का चश्मा उतारा। सबके चरण स्पर्श बाद में रत्ना के चरणों में झुक गया। रत्ना को पल भर के लिए लगा कॉलेज के कंपाउंड में चश्मा लगाए घूमता ठहाका लगाता युवक सामने खड़ा है। रत्ना भौचक सी ताकती युवक को बाहों में भर लेती है, साक्षात पति रूप पुत्र रूप में। पूरे माहौल में अंत्येष्टि की गहमा गहमी के बीच कर्मरत लोग भी नजरें बचाकर उस युवक को ताक ले रहे हैं कि क्या माजरा है। यह युवक बिल्कुल मालिक का ही रूप रंग लिए है। कौन है वह युवक? रत्ना से छूटकर सीधे पंडित जी के सामने खड़ा हो गया। गंगा घाट निकट ही था। सब यात्रा शुरू हुई। कांधा दिए युवक घाट पर मुखाग्नि की तैयारी में लग गया। सबने देखा कि एक दूर से सफ़ेद साड़ी पहने एक स्त्री आई। घूंघट था, चेहरा दिखा नहीं। उसने सबके चरणों में माथा सटाया, धीरे धीरे दूर चली गई। कितनों का उपकार करने वाले मालिक परोपकारी थे। कोई एहसानमंद महिला है, वह अंतिम दर्शन करने आई है। सबने इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा। युवक ने मंत्रों के बीच सब शांत संयत होकर निभा दिया। शाम का समय, सब लौटने लगे। युवक भी अब लौटने की तैयारी में था। रत्ना सिंह उसे आज भर रुकने कह रही है, पर वह कहता है वह रुक नहीं सकता। आज के आज उसे कलकत्ता पहुंचना ही होगा। वह IAS का छात्र है, कल परीक्षा है। रत्ना भाव शून्य निढाल है। उसे लगता है युवक को कलेजे में बंद कर ले। वह बातचीत के बीच उसकी माँ का समाचार पूछती है। वह बताता है, माँ है ना यहीं होटल में। उन्होंने ही तो सब बताया, वही तो लाई हैं मुझे। वो आपको ऐसे नहीं देख सकती ना। ओफ, वो यहीं है। रत्ना बिलख पड़ी मन ही मन। 24 वर्ष बाद इसी शहर में मुझे ऐसे देखना उसे सहन नहीं है।
हे भगवान, रत्ना को लगा वह स्वप्न देख रही है। याद करना न चाहकर भी यादों के अंबार से दब रही है और सचमुच सजदा उसका हाथ दबा रही थी। वर्ग में पढ़ाई चल रही थी। उसने खिड़की की ओर इशारा करके कुछ देखने को कहा। रत्ना ने देखा, खिड़की से बाहर एक सीनियर छात्र जनवरी की गर्म धूप में लेटा घास नोच रहा है और उन्हें फव्वारों में फेंकता जा रहा है। भला इसमें देखने वाली क्या बात है? उसने इशारों से पूछा। पर सामने मिस्टर भावेसर एकाएक बोर्ड की तरफ से पलट पड़े तो दोनों सखियां नोटबुक में नोट करने का अभिनय करने लगी। बाद में वर्ग खत्म हुआ। रत्ना ने पाया कि सजदा का दिल युवक के सजदे में कुछ ज़्यादा ही गुनगुना रहा है। जहाँ दिल झुका है वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। उस दिन के बाद तो सच में कुछ ऐसा हुआ कि सजदा उसी युवक के ख्यालों में गुम रहती। दिख गया तो बिन बोले भी दोनों की निगाहें बोलती। इस बात की खबर युवक को भी हो ही गई थी और हसरत जयपुरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। इश्क एक तरफ हो तो सजा है, दोनों तरफ हो तो मजा है। तब दोनों के इश्क के चर्चे हर जुबान पर। सजदा बिना इस फिक्र के ईद की सेवइयाँ लाइब्रेरी या कहीं पर छुपाकर उसे खिलाती तो वह भी दीपावली के लड्डू, होली का मालपुआ खिलाने भी नहीं रहता। कभी कभी जब राय बहादुर बाहर गए होते तो सजदा दोनों को बाहर जाने में मदद करती। दोनों अक्सर सिनेमा जाते। सजदा हमेशा गुनगुनाती ताजमहल फिल्म का वह गाना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पर यह वादा निभ न सका। दोनों का इश्क ईद की खुशबू, होली का रंग बिखेर ही रहा था। रत्ना भी सोचती थी मौका देखकर वह पिताजी से बात करेगी। समस्या थी अंतरजातीय शादी के लिए लड़के के घर वाले मानेंगे। सजदा उन्मादनी सी प्रेम रस में डूबी रहती। रत्ना के सामने दोनों को एक करने की समस्या चल रही थी कि एक परिवार में एक नई समस्या आ पड़ी। राय बहादुर साहब को हार्ट अटैक आया। सारा परिवार सन्न रह गया। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि इनके मन के विरुद्ध कुछ काम नहीं होना चाहिए। सजदा रत्ना दोनों तीमारदारी में जी जान से जुटी रहती। राय साहब के लिए ये जुड़वा बेटियां ही थी। वे सोच में पड़ गए कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो रत्ना की शादी तो चाचा मामा कर देंगे, पर सजदा का जो रिश्ता हम लोगों से है उसको कोई समझ नहीं पाएगा, उसका क्या होगा। और वे दोनों की शादी के लिए प्रयासरत हो गए। इस काम को वे अपने जीवित अवस्था में ही पूर्ण करना चाहते थे। इसलिए इसी शहर में रत्ना की शादी पहले तय हो गई। घर में खुशी का माहौल छा गया। सजदा साली बनने वाली है। उसे अपने जीजा का तस्वीर देखना है। राय साहब ने उसे अपने डायरी से निकालकर उसकी मांग पूरी की। फोटो देखकर उसके कदम धरती पर टिके रहे, इसका उसे आश्चर्य हुआ। कहाँ तो वह उछल रही थी, अंकल जी दूल्हे का फोटो पहले मैं देखूंगी,
फिर सहेली को दिखाऊंगी। पर कैसे वह भारी कदमों से उस कमरे से निकली। रत्ना के कमरे में जाकर वह फोटो उसके सामने रख दी। फिर दोनों सहेलियां फपक फक कर रोईं। दोनों में से किसी ने रात में खाना नहीं खाया। रसोइये व नौकरों ने सोचा अब दोनों के बिछड़ने में कितने दिन ही रह गए हैं, इसलिए दोनों गमगीन हैं। पर दोनों के गम उनकी जिंदगी की ऐसी हकीकत बन गई कि वे व्यक्त भी नहीं कर सकती थी। राय साहब की इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, उनका स्वास्थ्य, सब ने एक साथ सजदे के पांव पकड़ लिए। होता भी क्यों नहीं। एक लावारिस विजातीय लड़की को उन्होंने अपनाया था, पनाह दिया था। इसकी मिसाल नहीं मिलती है। आज भी दूर दराज के लोग समझते हैं राय साहब की 2 बेटियां हैं। ऐसे संत पुरुष को सजदा कैसे कष्ट देगी। ये वो दौर था जब शादी ब्याह, जुबान, रीति रिवाज 2 परिवारों को जोड़ने का यज्ञ हुआ करता था। इस यज्ञ के लिए कुर्बानियाँ देने में झिझक नहीं रखते थे। बच्चे भी माँ बाप की इस परंपरा की लाज रखते थे। इस शादी में 3 लोगों ने चुपचाप कुर्बानियाँ दी। सितारे भी जान नहीं पाए। सांस लेती हवाएं भी खामोश सांस बन घुलती रही। शादी के दिन बारात आई। बहुत ही शांत तरीके से तीनों ने अपने अपने किरदार निभा दिए। कन्यादान में थके राय साहब आराम करने के लिए भेज दिए गए। रिश्तों की स्त्रियों ने सुहाग कक्ष सजा रखा था। विदाई का मुहूर्त कल दिन में था। रत्ना को सबसे मिलकर हंसी मजाक करते कमरे में पहुंचा दिया गया। रिश्ते की सालियों ने जूते छुपाने, छेड़छाड़ के कामों में लगी थी। रत्ना सजदा का हाथ थामे उसे अपने पास बिठाए थी। दोनों की आंखों से आंसू झर रहे थे। दोनों एक दूसरे को चुप करा रही थी। रात का 3 बज गया होगा। मंद मंद चांदनी खिड़की से ताक झांक कर रही थी। कमरे भी धीमी धीमी नीली रोशनी में गुम थी। चारों ओर मस्ती का आलम था। दूल्हे को कमरे में भेज दिया गया। वे भीतर आए। सब बारी बारी से बाहर हो गईं। सबने देखा सलमा मुंह ढके फफकती बाहर हो गई। यह कोई नई बात नहीं थी। महीनों से दोनों रो ही रही थी। कल होकर विदा की बेला में दोनों का रोना देखकर तारे भी रोए होंगे। उस रात शबनमी बूंदें धरती पर जरूर गिरी होंगी। धरती की आगोश में ये आंसू किसी को दिखे नहीं और रत्ना विदा हो गई। सप्ताह भर बाद ही दीवान जी को घरेलू जिम्मेवारी, राय बहादुर के दवाइयों की जिम्मेवारी व अन्य बातें समझाकर आगे की पढ़ाई के लिए सजदा बाहर जाने की तैयारी में जुट गई। राय बहादुर ने प्रश्न किया तो बोली, पढ़ाई ख़त्म कर लूँ फिर शादी की बात सोचूंगी अंकल। अकेले हवेली उसे अब काटने दौड़ रहा था। नेताजी के संसर्ग में रही लड़कियां गजब की आत्मविश्वास से भरी रहती हैं। राय बहादुर इस बात को जानते थे। इसलिए सजदा के लिए कैरियर में बाधक नहीं बने। उन्होंने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। सबको बहुत आश्चर्य हुआ, रत्ना को भी। उसने पति को भी जब राय बहादुर का देहांत हुआ तो
उसके हॉस्टल जब तार भेजा गया तब भी वह नहीं आई, न कोई जवाब आया। रत्ना उसके हॉस्टल जाने का प्रोग्राम बना ही रही थी कि दोनों पति पत्नी के जाने का समय आ गया। उनको इसी महीने इंग्लैंड में एक फर्म में ज्वाइन करनी थी। फिर तो रत्ना का जैसे सजदा से संपर्क टूट सा गया। रत्ना लौटी तो सजदा की जहाँ नौकरी थी वहाँ गई। वो वहीं है, इसके सिवा उसे कुछ पता नहीं चल पाया, न भेंट हो पाई। रत्ना की शादी में सजदा ने एक जोड़ा एकदम एक तरह का बनवाया था। वो दोनों एक ही तरह जुदा हुई थी। दोनों ने शादी के विदाई के दिन भी उसी लाल जोड़े में थीं। दोनों की अंतिम भेंट इसी लाल जोड़े में थी। दोनों में से किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे को सफ़ेद कपड़ों में सह सके, इसलिए सजदा उसके पास नहीं आई। रात की धीमी रोशनी में पलंग के ऊपर दोनों बैठी थीं। एकाएक अपनी मांग से चुटकी भर सिंदूर उठाकर रत्ना ने सजदा की मांग में भर दिया था। ठुड्डी उठाते बोली, तेरा हक है पगली, वह भी पहला है, इनकार न करना तुम्हें मेरी कसम। और वह सहेली के चरणों में झुक गई थी। सहेली के दोनों हाथों को पकड़े सजदा असमंजस में थी कि अगले क्षण आभास हुआ कुछ लोग सीढ़ियां चढ़ ऊपर के कमरे में आ रहे हैं। रत्ना झपट कर कमरे से बाहर हो गई। अंदर थरथराती सिमटी घूंघट में सज्जो रह गई। यह ऐसा मिलन था जो न मिल रहा था उसे भी कुछ पता नहीं। जिसने मिलाया था किसी को उसके प्यार का हक सौंपा था। उसके प्यार की निशानी साक्षात आज संपूर्ण अस्तित्व के साथ सामने है। पेपर में रत्ना के पति की मृत्यु का समाचार पढ़ पुत्र को अपना कर्तव्य निभाने उसने खुद को प्रस्तुत किया था। सजदा ने कितने जतन से बिना किसी ग्लानि से दोस्ती को, प्रेम को, संस्कार को निभाया है। रत्ना को गर्व है कि उसने ऐसी सखी पाई। युवक को विदाई के समय कलेजे से सटाकर रत्ना बस इतना बोली, मुखाग्नि मुझे भी दोगे ना बेटा। युवक सजल नेत्रों से चरणों में बस।